बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो आज के वीलॉग का आगाज़ जो है वो मैं इंतहाई संजीदा और एक शेर के साथ जो है वो करना चाहूँगा। हबीब जालिब साहब ने कहा था कि जो कि एक कह लें कि इनकलाबी शायर थे, जो पाकिस्तान में फ़ातिमा जना को यानी पार्लिमान की बालादस्ती चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे जो कि हमारा जो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और जिसकी वजूहत जो मर्ज़ी तारीख़ लिख ले, लेकिन यानी नविश्ता दीवार हैं कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जर्नैलों की हट धर्मी थी, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। और हम बल्कि आज तक अपने बंगाली भाइयों से माज़रत ख़्वाह हैं कि हमने उनको गद्दार समझा, उनके लीडर को गद्दार समझा। और जो उसके बाद यहाँ पे एक तावीलें पेश की जाती हैं कि मुफ्ती बाहनी ने जो है शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया। तो कत्ल नहीं, वो शहीद किया गया, क्योंकि उनके दिमाग में भी यही जो पावर थी, पावर लेने का असूल जो कि अयूब खान ने जिसका बीज बोया था, तो उनके अंदर भी वो आ चुकी थी। तो इसलिए जो है, और उसके बाद फिर जमात इस्लामी को फांसियाँ देना, ये बहुत बड़ा स्टेप जो है लिया गया। यानी उनकी जो वज़ीर आज़म हैं शेख हसीना वाजिद, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज भी अगर आप कहीं पे देखें तो इनके बैनर्स लगे होते हैं कि जी ये दो रियासती फार्मूला जो है दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की साजिश है। तरह तरह के यानी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, मुल्क को दो टुकड़े करवाने में इनका अपना हाथ था। तो मुराद ये कि पाकिस्तानी कौम इतनी मायूस हो चुकी थी, तो इस मायूसी में आपको नज़र आया कि ये धरती जो है, वो इकबाल का शेर है ना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो यहाँ पर जस्टिस मज़ाहर अली नकवी, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, और वो इस्तीफ़ा जो है उस पे डेट भी 2023 की, क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती किसी से इस्तीफ़ा दिलवाते हैं तो डेट भी वो गलत डाल जाती है। वो 2023 की डली है 2024 की बजाय, और वो सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया। और उसमें ऐसी यानी चीज़ें रखी गई हैं कि जिसके बाद मेरा ख़्याल में सदर पाकिस्तान भी अगर चाहें तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। लेकिन बात ये होती है कि जब आप एक बड़े ओहदे पर हों तो आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, कौन शख्स किसके खिलाफ जा रहा है। यानी अगर मरियम नवाज़ जैसी भगौड़ी अगर किसी जज के खिलाफ, किसी वकील, यानी वो किसी चोर के खिलाफ भी अगर बोलती है, तो आप समझिए कि वो चोर जो है वो ईमानदार शख्स होगा। यानी जब आपका माफिया, माफिया के हैंडलर जिसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने हक अदा कर दिया अपने जज होने का, जो कि शायद अल्लाह ताला हमारे कादी साहब को भी नसीब करे, लेकिन लगता नहीं है। तो उन्होंने उस बात पे कि पल दो पल के ऐश की खातिर क्या दबना क्या झुकना, आखिर सबको है मर जाना, सच ही लिखते जाना। तो सच वो लिख कर चले गए, दुनिया में है अभी, लेकिन अपने ओहदे से चले गए। तो बजाय एक ओहदे पे बैठ के अगर आपसे गलत काम करवाए जाएं और आप सदाकत के साथ खड़े होके, हक के साथ खड़े होके, सच के साथ खड़े होके उस मनसब को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे वो हिसाब नहीं लेगा। तो अब मैं थोड़ी सी तफसीलन इस पे बड़ी गुफ्तगू, क्यों इस्तीफ़ा दिया गया उन पे, यानी यानी चार्जशीट क्या थी जी कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी है उनके पास, कोई उनके उन्होंने अपनी बेटी को पैसे भेजते थे, उनका नहीं बताया, या उनके पास कोई प्लाजा है गुजरांवाला में। तो जनाब ये केसेस जो है, इससे पहले इफ्तिखार चौधरी पर ये केसेस जो अब हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, यानी क्या नाम है, काजी फायज ईसा साहब, जो कि मेरा ख्याल में निज़ाम सिर्फ निज़ाम इंसाफ वो समझते हैं कि सिर्फ जिस तरह भी उल्टा हो सीधा हो वो नवाज शरीफ को देना है। तो मैं थोड़ी सी तफसील के साथ बताता हूँ कि ये वाक़या शुरू कैसे हुआ कि एक क्रेडिबल जज को, एक ईमानदार जज को, एक चीफ जस्टिस को, और अगली बारी किसकी आने वाली है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिखा था, तो उसमें लिखा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और उस दिन मैंने कहा था कि हमारे जजेस में वो इतना आली दिमाग, और यानी उस शेर से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये शख्स वो है जो कभी
बेईमानी नहीं करेगा, ये कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं डरेगा। और वही हुआ, क्योंकि ये जो हम आगे मज़ाहिर अली नकवी साहब की बात बयान करते हैं, तो आगाज़ कहाँ से होता है। ये जनाब 17 फरवरी 2023 को जो डोगर केस था, जिसमें दो रुकनी बैंक, एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे और दूसरा मज़ाहिर अली नकवी साहब। एक तो ये इनके खिलाफ प्रोपेगंडा था, फिर दूसरा जो है इलेक्शन के बारे में, जब असम्बलियां तहलील हो चुकी थी पंजाब की और केपी के में, इन दोनों हजरात ने ख़त लिखा बंदयाल साहब को कि ये इलेक्शन करवाए जाएं, इनके बारे में देखा जाए। मुल्क में जो है हालात ख़राब हो जाएंगे अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो नहीं चाहती थी कि इलेक्शन हो, ना हमारे जनाब ये जो है माफिया है, मरियम नवाज है, नवाज शरीफ हैं, ये भगौड़े नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो सके। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो उन्होंने ख़त लिखा है, एक बड़ा बेंच बनाएं और वो एक फ़ैसला करें, और बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, ठीक है जी। तो उस दिन की बात है कि मरियम नवाज ने सरगोदा के जलसे में जो है उनके ऊपर, यानी जैसे वो बकती हैं, अपना गंद उन्होंने फेंकना शुरू किया जस्टिस का नाम लेकर, और ख़ासकर मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें शुरू की। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। और फिर जो है 2 मार्च को ऑडियो लीक हुई, जिसमें ज़ुबैर आबद ज़ुबैरी साहब, चौधरी जो है परवेज़ इलाही और मज़ाहिर नकवी साहब की एक खाम खा बना के ऑडियो पेश की गई, जिसमें ये बताया गया कि मज़ाहिर अली नकवी साहब जी वो प्रो पीटीआई हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, या उनकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ है। और फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, उनको मलाइन किया गया जजेस को। और उनके पीछे कौन थे वो आप सबको पता है कि मरियम को डॉन लीग से बचाने वाले। क्यों? क्योंकि जब इनके मफादा देखें कि मुल्क को लूटना है, तो ये एक दूसरे को गालम गलूच भी कर लें, तो आप इसको संजीदा ना लें। हमारा कोई मुक्तदर हल्का इनकी गालियों पर नहीं उठेगा, अगर कुछ करेगा तो सिर्फ ड्रामा करेगा। जैसे आज मुशर्रफ को जब उसकी सज़ा बहाल रखी गई है, तो वो आसिफ गफूर साहब जो उस वक्त चीख रहे थे, आज क्यों नहीं बोले? क्योंकि इनके दिमागों में ये बात आई है कि शायद इस तरह से अदलिया की या हमारी जो है वो इज्जत बहाल हो जाए। नहीं जनाब, इस तरह इज्जत बहाल नहीं होती। अगर उसने आइन की धज्जियाँ बिखेरी थी, तो आज भी आइन की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। और ये जस्टिस साहब का जो इस्तीफ़ा है, ये दरअसल इस्तीफ़ा किस लिए दिया गया है, ये आप उनको सीधा सीधा निकाल देते। आपने इंसाफ का गला दबाया है, आपने एक सच्चे खरे इंसान को, यानी आपने पाकिस्तान में साबित कर दिया है कि सच बोलने वाला शख्स, ईमानदारी से काम करने वाला शख्स, अल्लाह से डरने वाला शख्स जो है, उसको आप लोग ना इस मुल्क पर मुसल्लत करना, मुसल्लत क्या करना, यानी उसकी अमानत के तौर पे उसको मुल्क नहीं देना चाहते। आप अमीन बंदे को झूठा बनाना चाहते हो, झूठे को जो है वो अमीन साबित करना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो आगे चलते हैं नाजरीन। इसके बाद जनाब हम देखते हैं कि 5 मार्च को मुस्लिम लीग और उनके कुछ साथियों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जनाब एक दरख्वास्त दायर करवाई। किसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया? मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ। और क्या चीज़ के वो असासा जात उनके कि जी उन्होंने असासे कोई डिक्लेयर नहीं किए, या उनके, हालांकि उनके सारे असासे डिक्लेयर हैं, मैं तफसील से बताता हूँ। लेकिन इन्होंने ये बताया जी वो सरगोदा का एक प्लाजा जो कि उनका है ही नहीं, वो बाद में निकला कि ये किराए के ऊपर लिया गया है। और बेटी को जो वो पैसे जा रहे थे, वो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से कर्ज लिया था, जो उनकी तनख्वाह से काटा जाता था। यानी इस तरह के लोग भी मौजूद हैं इस मुल्क में, जिसकी वजह से ये मुल्क अभी तक बचा हुआ है। लेकिन एक एक करके किसी को मारा जा रहा है, किसी को कीनिया में कत्ल करवाया जा रहा है, किसी को उठाया जा रहा है, किसी की जुबान काटी जा रही है, कहीं बंदे मरवाए जा रहे हैं कि मुल्क में हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि इलेक्शन हो ही ना सकें। क्योंकि बैट जो है वो बहादुर जजेस ने, उनको सल्यूट करना पड़ता है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने जो है बैट भी वापस किया और दोबारा से एक सख्त हुक्म जो है दिया है। और जिसका अब रिएक्शन जो क्या आता है वो आपके लिए बात, तकरीबन मेरा ख्याल है इस वक्त तो खैर रह गए होंगे कोई 65 आवर्स शायद मौजूद हों। 65 आवर्स के अंदर अंदर जो है ये आपको पता चलना है कि ये इलेक्शन मुलतवी होंगे या होंगे। और ज़्यादा इम्कान ये है कि नंगे तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये अपना पूरा खेल खेलेंगे और इस इलेक्शन को कोई ना कोई प्रॉब्लम बता के बना के, और इलेक्शन कमीशन को बल्ला लेने का इतना शौक है कि कल फिर बल्ला लेने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में।
और फिर अगस्त में यानी जो है दोबारा से मज़ाहिर अली नकवी साहब ने लिखा, यानी सरदार तारक साहब को, कि आप इस पे अपनी राय दें जो आपसे बंदयाल साहब ने मांगी है, लेकिन उन्होंने कोई राय देना मुनासिब नहीं समझा। और फिर बंदयाल साहब जब रिटायर हो जाते हैं 25 तारीख को, तो सितंबर को, उसके बाद जो है फिर जो है ये रेफरेंस बनता है, और 12 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को शोज काज नोटिस जारी किया। नोटिस नहीं, शोज काज नोटिस, ठीक है। 9 नवंबर को मुज़ाहिर अली नकवी ने जवाब भी दिया कि ये जो जजेस हैं, सरदार तारक, फायज ईसा और एक वो बलूचिस्तान के जज, ये मुझे कबूल नहीं है, कोई और बात होनी है। क्योंकि अगर आम शहरी पाकिस्तान का समझता है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ के केस निपटाने के लिए बैठे हैं, ये लंदन प्लान का हिस्सा है, तो इतना जो है इस इंसाफ पसंद जज, जिसने इस वतन की मोहब्बत में कुर्बानियाँ दी और झुकना गवारा नहीं किया, और उसने हराम का लुकमा अपनी औलाद को नहीं खिलाया। उसकी बेटी के जो पैसे निकाले जा रहे हैं, वो खुद उन्होंने बताया, और इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब ने वो बाकायदा लोन लिया सुप्रीम कोर्ट से, और उनकी तनख्वाह से वो पैसे कटते थे। और जितनी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले से उनके पास थी जज होने से, और एक एक चीज़ का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इन्होंने उस जवाब को नहीं सुना। और अपनी जनाब, जैसे काजी साहब कहते हैं, नहीं जी मैं आपका केस ही नहीं सुनता, मैं ये करता हूँ, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो इस तरीके से बहाने बनाकर, और तारक साहब जितने अच्छे जस्टिस हैं, जिन्होंने आमना मलक, वो आगे मैं बयान करता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि 12 अक्टूबर को, हाँ जी, नोटिस भेजा। 9 नवंबर को नकवी साहब ने जवाब में ये कह दिया कि ये हटाए जाएं, लेकिन पहली समात में नकवी साहब ने जब उनसे बात करनी चाहिए, तो ऐसी जुबान, इतनी गलीज जुबान इस्तेमाल की गई जो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आमना मलिक के लिए सरदार तारक साहब ने जो उन्हें हरासा किया, और वो बेचारी रोती रहीं, और उनकी किसी ने दाद रसी नहीं की। कोई इदारों में से, इतने बड़े बड़े इदारे हैं लेकिन ये माफियाज हैं, इनमें से कोई नहीं उठा कि इस बेटी को कोई इंसाफ दे सके। कोई जस्टिस इब्राहिम नहीं बना। और फिर 22 नवंबर को दूसरा शो का नोटिस दिया गया। 23 नवंबर को नकवी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी दरखास्त फिक्स कर दें। लेकिन जनाब, जज की कैसे दरखास्त फिक्स हो सकती है, जब किसका होगा हुक्म, ये आप खुद समझ सकते हैं। और फिर काजी साहब किस लिए आए हैं, सिर्फ नवाज शरीफ को इंसाफ देने के लिए? वो हमारी कौम को या पाकिस्तानियों को, अपनी बीवी की को इंसाफ देंगे, वो दूसरों को क्यों करेंगे? अपनी दफ़ा इनसे रसीदें नहीं दी गई, और ये यहाँ तक रोक दिया गया कि जी जज की बीवी बच्चों से आप हिसाब नहीं मांग सकते। तो मज़ाहिर अली नकवी साहब जज नहीं थे, क्योंकि वो सच्चे थे। सच्चा खरा पाकिस्तानी था, जिसको कायदे आज़म से मोहब्बत थी, पाकिस्तान से मोहब्बत थी। और फिर 15 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई, और 1 जनवरी तक उनको चांस दिया गया, लास्ट चांस, कि आप जो है अपना जवाब जमा कराएं। 9 जनवरी अमीनुद्दीन, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जो है उन्होंने जो है केस चलाया, और उसमें जो है उनको सुना, और वो रिलीफ मांग रहे थे, लेकिन वो उनको स्टे ऑर्डर तक नहीं दिया गया मज़ार नकवी साहब को, और कहा गया कि हम मेरिट सुनेंगे और फिर उसके ऊपर फैसला देंगे। और फैसला क्या आना था, यानी कि वो तारीख आपको बता रहा हूँ कि वो सदर ममलिकत को भेज दिया गया है, और उस पर तारीख 2023 की है। अब सदर साहब अगर तो उनमें हिम्मत हो, अगर तो उनमें करज है, तो वो देख सकते हैं कि ये तारीख भी गलत लिखी, और आप यानी क्या वही चीज़ें जो एविडेंसेस के ऊपर होती हैं। इंसाफ वो होता है जब आप पूरे मुल्क में, एक बच्चा आपको बता सकता है कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है, और एक बच्चा बता सकता है कि मुराद सईद किस लिए, किन से भाग रहा है, उनसे, जिनको देख के हमें उनके पीछे छुप जाना चाहिए था कि ये हमें बचाएंगे। लेकिन जब हम अपने अदारों से भागेंगे, उन लोगों से बचने की कोशिश करेंगे, बच्चे इनसे खौफजदा होंगे, अमार जैसे लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे, उनके बाप जनाजे नहीं पढ़ सकेंगे, और लेकिन वो इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो इसलिए दाद देनी पड़ेगी मज़ार अली नकवी साहब को। मैं सल्यूट करता हूँ, ये ट्रिब्यूट है, और पूरी कौम को उनका एहसानमंद होना चाहिए कि इस करप्ट कुर्सी को छोड़ देना ही उनके लिए बेहतर था। हाँ, जंग वो ज़रूर लड़ें, और उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, सियासत में आए, और सियासत में हर पाकिस्तानी को अब आना है, हर बच्चे को आना है। इमरान खान की ज़िंदगी जितनी है, हमारी ये, जैसे कायद ने कहा था कि मेरे बच्चों इस मुल्क को रखना संभाल के, तो आप बच्चों ने संभालना है। पीटीआई के सपोर्टर्स को सल्यूट है कि जो फैसले बदलते हैं, ये ना समझे कि इनके दिल में कोई रहम आता है। ये आपका सोशल मीडिया की ताकत है जो इनको इस बात पे इतना नंगा करती है कि इनको आज आके अपने फैसले बदलना पड़ते हैं।
तो बहरहाल इनके एक शेर और नज़र करूँगा कि ये मोहब्बत में मारे जाने वाले लोग हैं, जो अपने वतन की मोहब्बत में, और जिन्होंने इस मोहब्बत का सिर्फ ड्रामा किया, वो यहाँ अय्याशियाँ करते रहे हैं। तो वो शेर है राना सईद दोशी साहब का कि नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। तो इस पे ज़रा सोचिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले वीलॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।